अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उनकी जन्म जयंती। इस मौके पर बाबा साहब की प्रासंगिकता, राजनीति में उनकी उपयोगिता और दलित विचार की तात्कालिकता, इन तीनों का क्या सम्मिश्रण है और क्या दलित विचार, दलित चिंतन, दलित पॉलिटिक्स, दलितों के हक और हुकूक, दलित और पिछड़ों का कॉम्बिनेशन क्या राजनीतिक और सामाजिक रूप से अपनी कोई छाप छोड़ पाएगा? क्या ये राजनीतिक रूप से कोई बड़ी ताकत आज भी बनकर खड़े हैं और क्या ये इकट्ठे हैं? क्या ये अपने हक और हुकूक के लिए जागरूक हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा को आयोजित करते हैं। बहन भाइयों, आज अगर बाबा साहब जीवित होते तो 132 बरस के होते, 132। भारत के संविधान के निर्माता, आर्किटेक्ट, भारत के संविधान के, जिन्होंने संविधान की रचना की। भारत का संविधान दुनिया के श्रेष्ठतम संविधान में से एक माना जाता है, जिसकी प्रासंगिकता, जिसकी उपयोगिता आज भी विलक्षण मानी जाती है। बाबा साहब ऐसा करने में कैसे कामयाब हुए? संविधान बनाने के प्रति उनकी धारणा, उनकी रिसर्च, उनका ज्ञान, उनकी जानकारियां, ये सब अत्यंत विलक्षण है और इसकी मिसाल देखने को नहीं मिलती है। दुनिया का इकलौता ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसका इतना समृद्ध संविधान है और ये देन किसकी है? बाबा साहब की। दलित और पिछड़ा आज अगर सम्मान के साथ समाज में खड़ा हुआ है तो वो देन है बाबा साहब की, इसमें कोई दो राय नहीं बहनों भाई। देर से ही सही, लेकिन इस देश ने बाबा साहब के महत्व को समझा, उनकी उपयोगिता को जाना, उनके ज्ञान को जाना। आज की डेट में शायद अगर बाबा साहब होते तो उन पर भी बहुत गंभीर आरोप लगे होते, उनको भी सांप्रदायिक और उनको भी पता नहीं क्या क्या द्रोही वगैरह कहा जाता। लेकिन वो एक विलक्षण महापुरुष, अपनी कौम के लिए एक देवता स्वरूप व्यक्ति, जिन्होंने पूरे समाज, पूरी कौम की जिंदगी बदल दी। वो कौम जो सिर झुकाकर चलती थी, आज उसको सिर उठाकर चलने का रास्ता दिखाया है। ये अलग बात है कि अब तक न्याय पूरा नहीं हो सका है, लेकिन उनके सफ़र को आगे बढ़ाने के जो पड़ाव हैं अब वो रुक रहे हैं। उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो दलित मुख्य विचारधारा में सम्मिलित हो चुका है, दलित और पिछड़ा, या उसको वो सैचुरेट हो चुका है, उसको उसके हक और सामाजिक अधिकार, सामाजिक सम्मान हासिल हो चुका है। वरना कोई कारण नहीं है कि दलितों का नेतृत्व, मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, दलितों का नेतृत्व और उनकी पार्टी अब सिमटती जा रही है। कोई तो कारण होगा, वरना 30% वोट बैंक तक वोट शेयर तक पहुँचने वाली बहुजन समाज पार्टी आज 12.5% वोट शेयर पर उत्तर प्रदेश में खड़ी है। आरपीआई जैसे दल या दूसरे महत्वपूर्ण दल जो दलित पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी वगैरह, इनका नाम लेवा अब कोई नहीं है। ये सिमट गए हैं, सिकुड़ गए हैं। एक वक्त जो राजनीतिक चेतना 90 के दशक में और 2000 के दशक तक चली, वो राजनीतिक चेतना अब मुख्य विचार में सम्मिलित होती दिख रही है। मुख्य विचार क्या है? देश के विचार। देश में दो तरह के विचार, पहले 3 तरह के विचार चल रहे थे, अब जब से वामपंथ लगभग मृतप्राय हुआ है, अब देश में 2 तरह के विचार काम करते हैं। एक वो विचारधारा जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, और एक दूसरी विचारधारा जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, जिसे राइट विंग पॉलिटिक्स कहा जाता है। कांग्रेस जिस विचार को आगे लेकर बढ़ रही है वो सेकुलर पॉलिटिक्स की तरफ जाने का रास्ता है। ऐसे में दलित विमर्श, दलित चिंतन, दलित हित और दलितों का एम्पावरमेंट, विशेष तौर पर मैं बात करता हूं सोशल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। रिजर्वेशन दे देने मात्र से दलितों का एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। रिजर्वेशन निकाय के चुनाव में, रिजर्वेशन नौकरियों में। किसी भी समाज को बहुत लंबे समय तक आरक्षण की प्रक्रिया से आप ये सोचें कि आगे बढ़ेगा, तो उसके बहुत स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इनको समाज में वो सम्मान और वो स्थान हासिल होना चाहिए जिसके ये वाकई में हकदार हैं। तो क्या कारण है कि इतने समय के पश्चात भी क्या उनको उनके हक मिल गए?
और क्या राजनीतिक रूप से उनमें इतनी जागृति आ गई, इतनी चेतना आ गई कि अब वो अपने फैसले मुख्य विचार में सम्मिलित होकर कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है समाज के लिए कि समाज एक विचार के साथ खड़ा है। समाज में वैचारिक टकराव कम होंगे। अगर दो विचारधाराएं चलेंगी तो सामाजिक टकराव भी कम होंगे, दिस साइड दैट साइड। लेकिन क्या वाकई में दलितों के मामले में ऐसा है? शायद है नहीं। घोड़ी चढ़ने के लिए बड़ी मुश्किलें आती हैं गांव में। और आज मैं मथुरा से एक खबर देख रहा था, उसमें बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी गांव में, तो उस पर पथराव हुआ और फिर शोभा यात्रा रोक दी गई। ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा पड़ा है समाज। लेकिन क्या वाकई में दलित विमर्श, दलित चिंतन, दलित हित और दलितों का सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ है? सामाजिक उत्थान इनका हुआ है या नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है, उन परिस्थिति में ये मुख्य विचार में अगर सम्मिलित हैं, तो क्या मुख्य विचारधारा में इनको वो सम्मान और वो स्थान हासिल होगा? ये गंभीर प्रश्न है। क्योंकि सत्ता में जब हिस्सेदारी देने की बात आती है, तो मैंने पहले भी डिबेट्स में बहुत बारी कहा है, सत्ता का मतलब सिर्फ मिनिस्टर्स बनाना नहीं होता, विधायक सांसद बनाना नहीं होता। सत्ता में हिस्सेदारी, अपने लोगों की हिस्सेदारी, जहाँ से निर्णय लिए जाते हैं वहाँ पर एम्पावरमेंट, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, पार्षद से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, ये सोशल अपलिफ्टमेंट, सोशल एम्पावरमेंट और सामाजिक एकरूपता जब तक नहीं आएगी, तब तक दलितों के हित और चिंतन को हम आगे बढ़ा नहीं सकते। और ये बात कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि दलित चिंतन, दलित विमर्श, दलित हितों के लिए बीएसपी के कार्यकाल में जो कुछ रहा है, वो दूसरे कार्यकाल में उनको शायद किसी और को प्राप्त नहीं हुआ है, उतना हक नहीं मिला है। लेकिन ये वही उत्तर प्रदेश है बहनों भाइयों, जिसने 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। तो उत्तर प्रदेश का दलित सत्ता होने के महत्व को जानता है कि सत्ता होने के तात्पर्य क्या है। इसलिए आपको उत्तर प्रदेश का दलित समाज पॉलिटिकली और सोशली थोड़ा एम्पावर्ड दिखेगा अगर आप कंपैरिजन करेंगे बिहार, छत्तीसगढ़, और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, ललितपुर से आप आगे जाएं और मध्य प्रदेश में देखें दलितों की स्थिति, और फिर उत्तर प्रदेश में आकलन करें, आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। अंतर सोच का मिलेगा, अंतर कार्य पद्धति का मिलेगा, अंतर सोशल अपलिफ्टमेंट का मिलेगा। यूपी का दलित क्यों एम्पावर्ड है? 4 बार सत्ता का स्वाद चख चुका है, लेकिन वो दलित समाज अब मुख्य विचार का हिस्सा है और दलितों से जुड़ी हुई पार्टी बैकफुट पर है, या फिर वो भी मुख्य विचार को कहीं ना कहीं पीछे से समर्थन दे रही। तो क्या ये विमर्श आज इसी विषय पर आधारित है कि क्या आज बाबा साहब के जन्म जयंती के अवसर पर ये बात हम चर्चा कर सकते हैं कि उनके विचारों की प्रासंगिकता कितनी आगे बढ़ी है और दलित विमर्श, दलित हित और दलित चेतना कितनी जागृत हुई है? आज की परिचर्चा में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ साक्षी दिवाकर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। आशुतोष वर्मा हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं और पवन गुप्ता आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। मैं आप सबसे राजनीतिक मसलों के बजाय मैं चाहता हूं कि एक सामाजिक जागरूकता की आज डिबेट है। सामान्य तौर पर दलित विमर्श, दलित हितों पर मीडिया वाले बात करते नहीं हैं, पर मैं चाहता हूं कि इस फोरम का इस्तेमाल आप लोग उस कम्युनिटी के उत्थान, उनके एम्पावरमेंट और उनको कैसे और अधिकार और सामाजिक सम्मान मिले, इस पर अगर केंद्रित रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। साक्षी जी, स्वागत आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि दलितों के हित, उनके विचार और उनके विमर्श को भारतीय जनता पार्टी ने कितना अपनाया? जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो, जी जी, आवाज आप बोले, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज इको कर रही है लेकिन। हाँ, मैं ठीक कराता हूँ, आप बोलती रहें। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सत नमन करती हूँ। मैं अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सत नमन करती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, जब से 2017 के बाद से जनता ने हमें मौका दिया था, एक बड़ा बदलाव हमने उत्तर प्रदेश में महसूस किया है। आज तक दलित तो को वोट बैंक की तरह तो हमेशा माना जाता था। हमने देखा है 4 बार, जैसा अभी आप बता रहे थे कि सत्ता का स्वाद भी चखा है, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? क्या दलितों का उत्थान हुआ? माननीय मायावती जी 4 बार
मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उनका तो उत्थान हुआ, लेकिन दलितों का कुछ खास उत्थान नहीं हुआ। ये बात सच है कि बाकी अन्य राज्यों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहतर है। आज आप ये यहाँ का जो कहना दलित चाहती है, हैं कि मायावती ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, जितना आज तक हो सकता था, जितना दलितों ने मायावती जी के लिए किया, उतना उन्हें बदले में नहीं मिला। अगर उतना मिल गया होता तो आज राशन की लाइन में सबसे आगे, सबसे ज्यादा मात्रा में दलित नहीं होता। अच्छा, आपके स्काइप का ऑडियो ऑन कर दें। आपके स्काइप का ऑडियो बंद है, उसको ऑन करें आप। जी, आवाज अब क्लियर है? परफेक्ट आ रही, गो अहेड। जी, लेकिन मेरी आवाज अभी भी इको कर रही है। मैं उसको ठीक करा रहा हूँ, आप उसको निकाल के बात कर सकते हैं। देखिए, बहन मायावती जी के लिए दलितों ने अपना भगवान माना, उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री भी बनाया है। ऐसा शायद पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है कि एक दलित महिला, वो भी महिला, 4 बार मुख्यमंत्री बनी हो। और उत्तर प्रदेश जो इसकी राजनीति में एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाती है। सबसे बड़ा, अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे उत्तर प्रदेश में है। ऐसे प्रदेश में अगर कोई दलित महिला 4 बार मुख्यमंत्री बनती है तो उम्मीद की जाती है कि दलितों की स्थिति यहाँ पे बेहतर होगी। लेकिन देखने को क्या मिलता है, आज अस्पताल में सबसे बड़ी लाइन जो होती है उसमें दलित सबसे ज्यादा होते हैं। अनाज के लिए आज जब लाइन लगती है तो उसमें दलित खड़े होते हैं। नौकरी में अगर देखा जाए तो वहां पे भेदभाव किया जाता है। तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि आज जो दलितों ने का जो पहले वो मायावती जी के साथ थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां पे उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। वही अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने सबको साथ लेके कार्य किया है। आपने अभी कहा कि अस्पतालों के बाहर सबसे ज्यादा लाइन, नौकरियों की सबसे ज्यादा दरकार और उपेक्षा सर्वाधिक दलित समाज की है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के शासन करते हुए 7वां वर्ष है। अगर अभी भी ये स्थिति है तो आपको अपने बारे में विचार करना चाहिए। मैं वही बताना चाह रही हूँ, जब से हमारी सरकार आई है हमने सबको साथ में लेके चला है। हमारे जब से कार्यकाल शुरू हुआ है तब से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। यही कारण है कि दलित 2022 में स्पेशली अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में दलित वोट बैंक हमारे साथ जुड़ा है, क्योंकि उन्होंने हमारी कार्यशैली देखी है 2017 से। क्या आप बता सकती हैं कि बीजेपी ने दलित समाज के लिए, आपकी सरकार जो 7वां वर्ष प्रवेश कर चुकी है, आपने क्या किया है? मुझे 4-5 हाइलाइट्स बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी, जो मूलभूत सुविधाएं थी, जो आज तक सबसे बड़ी जो उसमें कमी थी, जो दलितों के पास ही नहीं थी, चाहे सर पे पक्की छत की बात की जाए, चाहे अनाज की बात करी जाए, या फिर मतलब जो एक हॉस्पिटल, ये जो भी आयुष्मान योजना के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य सेवा का लाभ दिया गया है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन स्पेसिफिक दलितों के बेस्ड आधारित योजनाएं हैं जो आपकी सरकार ने की हैं। जैसे मैं आज तेलंगाना का पढ़ रहा था, दलित बंधु वो चलाते हैं, बहुत अच्छी बढ़िया योजना है। देखिए, ये जो हमारी जो मैंने बताया आपको, जैसे हमारा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबसे ज्यादा जो लाभ होता है इसका दलितों को होता है, क्योंकि देखिए सबको साथ में लेके चलता है। गरीबी किसी के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गरीबी देखनी पड़ती है, लेकिन कोई दलितों को केंद्रित करते हुए स्पेसिफिक योजना नहीं है आपके पास? नहीं, देखिए दलितों के लिए है, सब में सामान का अधिकार दिया जाता है। पहले सिर्फ उन्हें ठगा जाता था, आज उनके लिए अगर कोई योजना बनती है तो उसका लाभ उन्हें सीधे मिलता है, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। वो तो सारी समाज को मिलता है, अपर कास्ट को भी, ओबीसी को भी और एससी को भी। आप दलित समाज के लिए अकेले, मतलब उनके लिए क्या, उनके उत्थान के लिए कर रहे हैं? देखिए, जो ये अगर अभी तक पिछली जो सरकारें थी, अगर उन्होंने दलितों के लिए कुछ कार्य किया होता तो जो पक्के मकान है, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देनी पड़ती। तो पहले मूलभूत सुविधा, चाहे फिर वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, सबको पहले कम से कम मूलभूत सुविधा तो मिलती। तो ये भी आजादी के 75 वर्षों के बाद में मिलनी शुरू हुई है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर जो दलित वोट बैंक आकर्षित हुआ है, उसमें उन्होंने देखा है कि हमारी जो हमें जरूरत थी, उसका जो हमारी समस्या थी, उसका समाधान किसने किया? थैंक यू साक्षी जी, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे राउंड में मैं आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज मैंने देखा कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे मध्य प्रदेश में महू में दिखाई पड़े और वहाँ पहुँचे हुए थे, और आरोप ये है कि 3 बार आपकी भी 4 बार सत्ता रही है, लेकिन दलितों के उत्थान के लिए वो सब नहीं किए गए जो ज़रूरी था। यही कारण है कि दलित आज बीजेपी के साथ बड़ी तादाद में खड़ा दिख रहा है। ब्रिजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज माननीय अखिलेश यादव महू में थे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया गया, जहां पे राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत सिंह,
चंद्रशेखर आजाद और माननीय अखिलेश यादव साथ में थे और पत्रकारों से बात की। लेकिन ये जो आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही और दलितों के लिए नहीं किया गया, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि सही नहीं है। जब से माननीय अखिलेश यादव जी आए हैं, और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ दलित गया है, ये भी कहीं से उचित नहीं दिखाई पड़ता है। 2022 के इलेक्शन की अगर बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व रिकॉर्ड से 1% के ऊपर ऊंचाई पे आती है और समाजवादी पार्टी अकेली है जो 10% के ऊपर से वोट शेयर लेती है। तो ये 10% शेयर कौन है? ये 10% वो शेयर है जिसका 10% शेयर गिरा है और बीएसपी का 9.7% शेयर गिरा है। तो ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दलित वर्ग का जो है झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ आया है। आपको लगता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में दलितों को पर्याप्त अवसर दे रही है, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पर्याप्त अवसर दे रही होती तो जिस तरह की घटनाएं पिछले 9 सालों में हुई हैं, आज वो ना हो रही होती। हम सब ने देखा है कि रोहित वेमुला का केस कहीं और नहीं हुआ है, इसी भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में हुआ है। ऊना में दलित नरसंहार कहीं नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 2016 में सहारनपुर कांड, जहां उच्च वर्ग द्वारा दलितों को मारा गया है और उसका वीडियो बनाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। 2018 में भीमा कोरेगांव के जो अभी दलितों की क्या स्थिति है, आपकी पार्टी का क्या मत है? अभी दलितों के बीच क्या संदेश है, आप क्या सोचते हैं? 2021 में हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और उसके पहले 2019 में समाजवादी पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन करके एक नया फ्रंटल, जिसको बाबा साहब वानी बनाया है, दलित समाज के बड़े बड़े नेताओं को, जो कि विभिन्न पार्टियों में थे, खासकर बहुजन समाज पार्टी में, आप सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए और उन्होंने मजबूती दिखाई है। हमने एक अपने फ्रंटल के अध्यक्ष को दलित बनाया है, दलितों पे हम लोगों ने काम किया है और हमने उनके वहां जाके उनकी समस्या सिर्फ एक संगठन बना देने से नहीं, आप ये समझते हैं कि आप दलितों का वोट पा जाएंगे? उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज है, बार बार हमारे ऊपर ये आरोप लगाया गया, विजय जी, पिछली बार एक बार आपने और दलित पे डिबेट कराई थी, तब निर्मल जी को बुलाया था, बार बार ये वो 2022 के पहले की बात थी, तो ये आरोप लगाया गया कि आपने प्रमोशन में आरक्षण के लिए रोका था। तो मैं उस पर फिर से एक बार प्रकाश डाल दूं कि आरक्षण बचाओ समिति माननीय अखिलेश यादव के पास मिली थी, तारीख और इस पे हम लोगों ने बैठकें करी और उसके बाद ये मैनिफेस्टो में हम लोगों ने डाला कि जो भी अगला चुनाव हो रहा है उसमें सरकार आती है तो समाजवादी पार्टी दलितों के साथ पिछड़ों को प्रमोशन में आरक्षण देगी। और जब सुप्रीम कोर्ट से इसके बारे में तथ्य पूछे भी गए, हम लोगों की पार्टी ने पूछा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ बोला कि हमने कभी इस पर रोक नहीं लगाई है, ये स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है, वो अपने पे दे सकता है। शुक्रिया आपका। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा, आप कृपया अपनी बारी का इंतजार करें। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, शुक्रिया आपका। आपकी पार्टी क्या मानती? कभी तो मैं ये देखता था कि 80 के दशक में आपकी पार्टी की हुकूमत ही दलितों के कारण होती थी। आज हालत ये है कि कांग्रेस के पास दलितों का वोट शेयर मात्र नाम मात्र का रह गया है, पता नहीं मिलता भी है नहीं मिलता है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि दलित समाज अब पॉलिटिकली और सोशली इतना एम्पावर्ड हो गया है कि वो मुख्य विचार के साथ सम्मिलित हो चुका है, अलग से पार्टी की जरूरत नहीं है उसे? ब्रजेश भाई, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब की 132वीं जन्म जयंती पर उनके मानने वालों को और सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत सर, आज 14 अप्रैल है, लेकिन किसी चैनल पे आप बाबा साहब पर डिबेट नहीं पाएंगे सिवाय भारत समाचार। वो तो आप जानते हैं कि आपके मित्र लोग, गोदी मीडिया वाले लोग, मेरे दोस्तों को कुछ ना कहें, मैं केवल आपको अवेयर करना चाहिए। नहीं, मैं भी आपको अवेयर कर रहा हूं कि बार बार आप अपने, और आशुतोष कह रहे थे कि दलितों पे आप बहुत डिबेट करते हो, तो हाँ मैं करता हूं, बिल्कुल, और आगे भी करूंगा। निश्चित तौर पर इसके लिए आप साधुवाद के पात्र भी हैं, बधाई के पात्र भी हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए अपना जीवन लगाया है और ये आज़ादी के बाद नहीं, सरकार के बाद नहीं, सरकार से पहले भी छुआछूत आंदोलन अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया। पूना पैक्ट अगर किसी ने किया बाबा साहेब के साथ में, तो महात्मा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने किया। उससे पहले 1930 से लेकर 1932 तक अपनी सारी राजनीतिक गतिविधियों को बंद करके छुआछूत के खिलाफ अगर पूरे देश में आंदोलन किया तो पूना पैक्ट का क्रेडिट आप लेना चाहते हैं? क्यों नहीं ले?
गांधी जी ने किया था, आपसे क्या मतलब? गांधी गांधी मतलब कांग्रेस नहीं। अरे तो अब आप असल में कुछ दिनों बाद तो भारतीय जनता पार्टी कह देंगे गांधी जी नेहरू मतलब मतलब कांग्रेस नहीं होता। नहीं, नेहरू मतलब मैंने कांग्रेस बहुत नहीं। पढ़ा है सर पूना पैक्ट। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि गांधी मतलब कांग्रेस, देश मतलब कांग्रेस, और देश के डीएनए में कांग्रेस है। वो अलग बात है, आप अपना नहीं नहीं, विचार रखें। बहुत स्पष्ट जान पर पूना लीजिए। पैक्ट का क्रेडिट लेते मैं पहली बार ही सुन रहा पूना हूं। पैक्ट भी गांधी जी ने किया है, तो गांधी जी ने किया, ये तो सब नहीं सुन लीजिए सर, देखिए फिर वो आ जाइए ना इतिहास पे, अगर आप करेंगे तो सारी बहस उसी पे चली जाएगी। कांग्रेस नहीं होती तो गांधी जी कहां से पूना पैक्ट करते? ठीक है, आप कैसी बातें अब करते? जबरदस्ती सर नहीं छाती नहीं, पे बैठ के को मैं फिर से कहता हूं, और आज की डेट में हम तो उसका दंश भी, अगर जब उसका दंश या कहीं कोई उसकी बात आती है, तब वो कांग्रेस को क्यों दिया जाता है? तब जाकर के ले ले भाजपा। कौन कह रहा है? बात आप समझिए ना, मतलब मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, ये थोड़ी चलेगा। ये हम आपको बताएं। उसके बाद आप आज़ादी के बाद आप आइए, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था करने का काम, और वो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था करने का काम भी 1937 से कांग्रेस ने कराया, अंग्रेजों से कराने की शुरुआत करी थी। ऐसे नहीं है कि खाली सर पूना पैक्ट नहीं होता तो आज आप लोग ना माइनॉरिटी में होते सर, और आप रिजर्वेशन में। अभी आगे भी आइए सर। अब कांग्रेस के काम गिनाने दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात क्यों कर रहे हैं? अरे सर मतलब अरे फिर वही चीज है, आप कांग्रेस के काम गिनाने नहीं देना चाहते सर। अच्छा 5 बड़े काम बता दो, चलो अनइंटरप्टेड। हाँ ठीक। सबसे बड़ा काम कांग्रेस का संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कराने का काम, नंबर 1। संवैधानिक रूप से दलितों को, एससी और एसटी को काम देने की वो करना, और लगातार 10-10 साल में बढ़ाते जाना। उसके बाद 1975 में दलितों को, भूमिहीन दलितों को पट्टे देना। ये आज तक अगर किसी ने किया हो तो कोई बता दे। नौकरियों में आरक्षण का जो बैकलॉग था उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया हो तो बता दे। आप मुझे बताइए कि सारे के सारे, जैसे अब निर्मल भारत योजना, अब ये जिसको स्वच्छ भारत योजना कहते हैं। एक चीज आप भूल गए हो, आज मैं आपको मतलब बोनस पॉइंट दे रहा हूँ। जी बताइए। जमींदारी उन्मूलन। नहीं, जमींदारी उन्मूलन इससे बड़ा कोई रिवोल्यूशन नहीं हो सकता इंडियन रेवेन्यू हिस्ट्री में। आपने ये इसके क्रेडिट आप भूल गए। मैं याद दिला रहा हूँ, देखो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, लेकिन आपने चूंकि दलित स्पेसिफिक बोला सर, उसने तो यही किया सर। अभी 1975 में जो हम लोगों ने दलितों को पट्टे देने का काम किया ना सर, जी, वो उसी वजह से किया था। इसीलिए मैंने सब दूसरा काम वही बताया था आपसे। जी। एक्चुअल में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने एक अलग से 15 निकाती प्रोग्राम पूरा का पूरा शुरू किया था बैकलॉग नौकरियों में। ठीक है। और आप जब बात करते हैं, अब आज आप आ जाइए, थोड़ा सा 7-8 साल के लिए ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। काफी बार सुना चुके हो सर, कुछ नया सर इस पर तो देख लीजिए ना, ये तो। अच्छा चलिए एक थोड़ा कंटेम्प्रेरी ज्वलंत विषय पर चर्चा कर। जब आप कह रहे हो कि आपने इतना किया दलितों के लिए, ठीक है किया ही होगा, तभी तो भाई इतने लोग आपके साथ थे, इतने समय आपकी हुकूमत थी, पर अब आपसे एकदम क्यों कट गए हैं ये लोग? वो मूल रूप से सर देखिए, 1990 के बाद जिस तरीके की जातिवादी राजनीति आई, हम लोगों ने धर्म और जाति की राजनीति का हमेशा संवैधानिक उसकी वजह से निषेध किया। हम ना धर्म में गए न जाति में गए। तो निश्चित तौर पर जब मंडल कमीशन की और मंदिर मूवमेंट हुआ, उस ड्यूरेशन में हमने जातिवादी बनना या धर्मवादी बनना स्वीकार नहीं किया। और उस ड्यूरेशन में भी एक बहुत बड़ा नारा लगा, जो दलितों का नारा था कि मंडल से, क्या नाम, वोटों से लेंगे सीएम पीएम और मंडल से लेंगे एसपी डीएम। ये काम भी अगर करने का काम किया तो भी कांग्रेस ने किया। जरा गिन के बताना कितने एसपी डीएम आपके लगे हैं, फिर बताइएगा। आप आ जाइए। आपके लगे होंगे। नहीं अब आप आ जाइए पिछले 8-9 सालों में। शुक्रिया सर, अब थोड़ा अरे सर आप भाजपा को आप कुछ भी नहीं कहने देना चाहते। आज की डेट में बड़ा मसला ये हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पिछले 9 सालों में एक बैकलॉग ना पूरा करे तो आप उस पर सवाल नहीं उठाने देंगे। भारतीय जनता पार्टी हाथरस जैसी घटनाएं, राक्षसी प्रवृत्ति की, नर पिशाचिक प्रवृत्ति की घटनाएं कराए और उसके क्या नाम, नर पिशाचों से हाथरस जेल में मिलने जाए, आप उस पर सवाल नहीं उठाने देंगे। भारत बंद जो है, सुन लीजिए, भारत बंद जो दलितों ने किया था उसमें लगभग 16 लोगों की हत्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कराए। आप उसकी चर्चा नहीं होने देंगे। आप उसकी चर्चा भी नहीं होने देंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी और मोहन भागवत जी टेलीविजन पर सांप्रदायिक डिबेटों में कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है और आज दलितों के हित की बात हो रही है, तो आप कह रहे हैं आपको सवाल नहीं उठाने दिया जाता। हर कम्युनल डिबेट का हिस्सा बनने वाली कांग्रेस
आज कह रहे हैं कि दलितों की आवाज नहीं बड़ा उठाने दी मसला जा है रही है। सर, आप भाजपा को बचाने का नहीं, काम- आप सर भाजपा सवाल ही से नहीं आप ले पूछते रहना क्यों चाहते नहीं? हैं। भाजपा समस्या से ये है आप- सर। सर भाजपा से आपको आप- क्या चाहिए सर कि अतीक अहमद पर बात कर लो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू मुस्लिम पर बिल्कुल बात नहीं। कर लो। आज मैं दलितों के हितों की बात करने आया हूं, तो आप ब्रजेश बात मिश्रा करने के जी, बजाय मैं सवाल कौन सा नहीं मैं पूछा जा रहा ब्रजेश मिश्रा है, जी, इस पर आप जिम्मेवारी वितंडावाद से- फैला रहे हैं मैं सर। जिम्मेवारी से आपको पूरा बधाई- वितंडावाद फैला रहे बधाई हैं सर। देना चाहता हूं, लेकिन मैं और बधाई दूंगा आपको। सर अगर शुक्रिया सर, भारतीय- दूसरा राउंड का इंतजार करिए सर। अगर मैं भारतीय- पवन गुप्ता जी सिर्फ को पाँच आमंत्रित सिर्फ करता हूँ। पाँच आपका सेकंड। बहुत शुक्रिया सिर्फ और आप पाँच बहुत सेकंड अच्छा सर, बोले सिर्फ सर। पाँच सेकंड। आप बहुत अच्छा सिर्फ बोले, पाँच आपका सेकंड शुक्रिया सर। सर। अरे पाँच बस सेकंड। रुक जाए सर, मैं दूसरा राउंड दूंगा आपको। बड़ा मसला है पंकज सर, गुप्ता आप जी नहीं मेरे भारतीय साथ जनता मौजूद पार्टी हैं, को cover आरपीआई fire दे के रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत शुक्रिया आपका पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम लोग दलितों के हितों और उनके विचार, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उनका सोशल अपलिफ्टमेंट, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट कितना हुआ। आपके क्या विचार हैं कि क्या वाकई में अब ये स्थिति है कि दलित अब मुख्य विचार का हिस्सा बन जाए? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने दलित विषय पर एक चर्चा रखा है। और आज बाबा साहब की 132वीं जयंती है। पूरे देश को मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तरफ से सब बाबा साहब को नमन करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि अभी हमारे जो साथी लोग बोल रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा एक चीज़ पर जोर दिया था कि राजनीति में जिस तरह लोकतंत्र चाहिए, उसी तरह एक सामाजिक लोकतंत्र होना चाहिए, ताकि समाज का हर वर्ग एक दूसरे से मिलकर के देश को आगे बढ़ाने का काम करे। लेकिन आज भी हमारे यहाँ अगर हम शहरों की बात छोड़ दें तो गाँव में भी आज भी वो समानता नहीं है। आज भी हमारा समाज, जो दलित समाज है, वो भी समाज है, वो उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। और रही बात पार्टियों की, तो साहब ये लोग जो वादे कर रहे हैं बड़े बड़े कि हम सत्ता में भागीदारी दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इन्होंने अपनी अपनी पार्टियों में एक फ्रंट बना रखा है, अनुसूचित जाति मोर्चा, सब ओबीसी जाति मोर्चा, टोकन है। टोकन है। तो मतलब जब आप समाज को इस तरह से बांटने का काम कर रहे हो, तो एक समाज को एक मंच पे आप लाने का काम कैसे कर सकते हो? सब मिलकर दलितों को टोकन समझता है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है, ये बाबा साहब ने अपने जीवन काल में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को साथ में लेकर के इस पार्टी की नींव रखी थी 3 अक्टूबर 1956 को। पर सर ठीक बात है, नींव रखी और आप लोग उनके विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, पर आपको यूपी में वही समाज नहीं पूछ रहा है सर। नहीं, हमारे साथ में आज समाज बहुत तेजी से जुड़ रहा है। रिपब्लिकन पार्टी अपने विगत 4 सालों में आज हमारे पास हर जिले में, हर ग्राम सभा सर में एक पार्टी पीक हम पे लोग पहुंच के लौट आई, 30% तक पहुंच गई थी, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज आप पार्टी तो सर अभी गिनती में नहीं है यूपी में। नहीं, यूपी में देखिए गिनती, हर चीज़ की शुरुआत जीरो से ही होती है। और हम ठीक है, हम जीरो पे यूपी उत्तर प्रदेश में हैं, और हम 0 से 10 तक पहुंचेंगे, 100 तक भी पहुंचेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ में यहाँ पर हम सहयोगी दल हैं सेंट्रल पर में। दलित समाज यहाँ परिवर्तन वो वाला चाहता नहीं जो आप बता रहे हैं। वो नहीं, बीजेपी के साथ है बीजेपी या फिर के- कुछ हिस्सा बीएसपी नहीं, के साथ है, कुछ सपा के साथ है। नहीं, बता रहा आपको मैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में या जो हम गठबंधन में हैं, तो साथ में तो हम खड़े ही हैं जी। लेकिन जो हक उसको मिलना चाहिए, वो हक भारतीय जनता पार्टी भी नहीं दे पा रही है। मोदी जी ने समाज के हितों को देख करके सबके लिए योजनाएं लाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मैं देख रहा हूँ, गांव-गांव जा करके उत्तर प्रदेश में जो नौकरशाही है, वो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। अफसरशाही इतनी, मतलब इस समय। पर अभी तो साक्षी बता रही थी कि दलितों को उनको पूरा हक मिल रहा है और आप उनके अलाई पार्टनर आज हैं। भी आपको कैसे लग रहा है कि नहीं मिल रहा है? साक्षी जी बैठी हैं और एसी रूम में, हम गांव-गांव घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, हम गांव-गांव में जा रहे हैं, हम गांव में जाकर उनकी हालत देख रहे हैं। आज भी जो हमारा 20 साल 25 साल पहले जो हमारा कल्लू भाई था, आज भी कल्लू भाई है वो, आज भी उसका परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी उसके तो झोपड़े फिर ये किसको पक्का मकान, शौचालय, नौकरियां, अनाज, 2-3 सुविधाओं का फायदा ये सब किसको मिल रहा है? मोदी जी ने 2-3 चीजें जो अगर कल्लू को नहीं मिल रहा तो किसको, लल्लू को मिल रहा होगा? अभी लल्लू को मिला होगा, लेकिन कल्लू अभी भी वंचित है उससे। और ये मैं बता रहा आपको, वापस बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में खास करके जो अफसरशाही है, वो बहुत हावी है सरकार के ऊपर। योगी जी के मंशा में मैं कोई रुकावट नहीं पड़ रहा हूं। भी तो दलित समाज के लोग होंगे। दलित समाज के हैं, लेकिन उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, उनके हाथ पांव को बांध दिया गया है। आप अलग से बात कर लो बीजेपी से, आपका समझ में नहीं आ रहा है मुझे। नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, अभी सामने सब दिख रहा है। बात करने की बात नहीं, मैं इतना कह रहा हूँ आपको कि जो मंशा जी को नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूँ? जो योगी जी की मंशा है, उस मंशा पे हम डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनके अधिकारी बैठे आज के समय में, वो इतने हावी हैं कि वो सरकार की मंशा को एकदम से टोटली खत्म करने पर लगे हुए हैं।
तो आज भी जो है परिवर्तन सामाजिक चीजों पे नहीं हो पा रहा है। जो तो आप संतुष्ट नहीं हैं बीजेपी गवर्नमेंट में दलितों को लेकर जो कुछ नहीं, हम एटीट्यूड या काम है? हम बीजेपी गवर्नमेंट से इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने अधिकारियों पे नकेल कसें और समाज के हर वर्ग को न्याय देने का काम करने थैंक यू पवन जी, हमारे साथ बने रहिए, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ रोहित अग्रवाल हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद रोहित जी। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आज जयंत चौधरी को मैंने देखा कि वो माहू में मौजूद थे अखिलेश यादव के साथ, चंद्रशेखर के साथ। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलितों को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाट और जाटव वहाँ कभी एक नाके से गुजरे नहीं। एक नाके मतलब एक चौराहे से गुजरे नहीं। आपका ये प्रयास केवल सुर्खियाँ बटोरने लायक दिख रहा है, इसका ज़मीन पर कुछ होगा इसका मुझे लगता नहीं है सर। ब्रिजेश जी, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय लोकदल के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि व पुष्प अर्पित करता हूँ। दूसरी चीज़, माननीय जयंत चौधरी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज माननीय जयंत चौधरी जी श्री अखिलेश यादव जी के साथ और श्री चंद्रशेखर जी के साथ बाबा साहब की जन्मस्थली माहू गए मध्य प्रदेश में, जिससे पूरे देश और पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तरफ। और आज पूरा देश ये गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो पूरे समाज के लिए एक कार्य करने का काम किया है, जो उन्होंने एक मतलब देश गौरवान्वित है कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर वहाँ पहुँच गए, इसलिए आप गौरवान्वित हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज पूरा देश ये देख रहा है कि माहू में, भैया रोहित, वो माहू से उठ के, वो तो बाबा साहब की जन्मस्थली, वहाँ लाखों श्रद्धालु ऐसे भी आते हैं 14 अप्रैल को। विजय जी, कितनी बार आपने डिबेट किया है 14 अप्रैल को? जब आपने ये बताया आपको 7 साल का रिकॉर्ड भेजता। जी बिल्कुल बिल्कुल कोई 14 अप्रैल ऐसा नहीं किया जब मैंने डिबेट। हाँ ब्रिजेश जी, मैं बिल्कुल ये समझ, देखिए ठीक है, आप एक सर्व समाज का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, हो सकता है आपने किया हो, परंतु कितनी बार ये आज हर मीडिया पे ये चला है कि बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्मस्थली में माननीय जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी व चंद्रशेखर जी गए पुष्पांजलि करने। तो ये बात सुरेंद्र जी से पूछो ना, जिन चैनलों पे वो जाते हैं वहां ये पूछें भैया। नहीं, अब सुरेंद्र जी से तो मैं खैर क्या उनको तो हिंदू मुसलमान अतीक अहमद चाहिए। सुरेंद्र जी से तो मैं अलग से बात कर लूंगा कि सुरेंद्र जी को समझा लूंगा मैं अलग से कि कहीं ना कहीं गरीबी उन्मूलन की बात करें, कहीं ना कहीं दलित अपलिफ्टमेंट की बात करें, तो वो मैं अलग से समझा लूंगा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी ने जो शुरुआत की थी, आज उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय जयंत चौधरी जी इस समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने सबसे पहले दलित समाज को गरीब माना था। उन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था के बाहर हटके गरीबी की बात करो और अमीरी की बात करो। ये बात करो कि एक वर्ग है, 2 ही वर्ग हैं देश के अंदर, एक है अमीर, एक है गरीब, और उसको जाति व्यवस्था में बांट के इतना ज्यादा उलझा दिया जाता है कि समझ में ही नहीं आता कि किसका हित होगा, किसका अहित होगा। तो चौधरी चरण सिंह जी ने जाति व्यवस्था से ऊपर उठ के गरीब और अमीर के लिए जब काम किया और उसको देश की जमीन का मालिक बनाया। राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं जो माहू गए। विजय जी, पहले मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। चौधरी जो जमींदारी उन्मूलन एक्ट की आप बात कर रहे थे, वो चौधरी चरण सिंह जी ने उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन किया था, और वो उस दलित समाज को उन्होंने उस जमीन का मालिक बनाया था जिसका वो किराएदार हुआ करता था। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय लोकदल की नींव जिन्होंने रखी थी चौधरी चरण सिंह जी ने, उन्होंने वहां से अपलिफ्टमेंट की शुरुआत की थी, और उनका मानना था कि जब तक गरीबी का खात्मा नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, और गरीबी के खात्मे के लिए आपको खेत और मेड़ से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास खेत और आपकी मेड़ होगी तो आप अगले दिन आपको रोटी कहां से मिलेगी इसकी आपको चिंता नहीं होगी। थैंक यू रोहित। नहीं ब्रिजेश जी, मुझे बात तो कंप्लीट करनी है। 10 सेकंड तो जी, हाँ इतना समय आपने वेस्ट कर दिया कांग्रेस के ऊपर। दो एमएलए लेके बैठे। ओह माय गॉड, 2 एमएलए लेके बैठे, इतना समय आपने वेस्ट कर दिया। आप 15 मिनट बोल सकते हो। नहीं, मुझे समय कम से कम मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। आज माननीय जयंत चौधरी जी जब माहू गए तो उन्होंने एक संदेश पूरे देश को दिया कि देश संविधान से चलेगा, देश राजशाही से नहीं चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। जो हमारे संविधान के रचयिता थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने एक संविधान को लिखा है और भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को रौंद देना चाहती है और राजतंत्र से देश को चलाना चाहती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है आज
जहां से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वयं आते हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर दलित के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर दलित के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है पूरे देश में। नहीं कि ललितपुर के इधर के उत्तर प्रदेश का दलित और उधर वाले में अंतर जाके देखो, आपको खुद पता चले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। इधर वाला टाइट, उधर थोड़ा बेचारा। बिल्कुल ठीक बात है। वीरेंद्र जी आ गए डिबेट पे, दूसरे राउंड के लिए कुछ मसाला आप बचा लीजिए। वीरेंद्र जी, आज बाबा साहब की जन्म जयंती है और आज मैंने देखा कि पॉलिटिकली भी भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे दल, आज ये सब लोग मध्य प्रदेश में इकट्ठा थे। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आज़ाद, ये तिकड़ी क्या साबित करना चाहती है उत्तर प्रदेश में? आज वहाँ जाके इन लोगों ने यूपी की पॉलिटिक्स में क्या संदेश दिया है दलित समाज को? देखिए, भारतीय राजनीति में अंबेडकर का महत्व इसलिए भी बढ़ा कि वो दलितों के वोट दिलाने वाले एक महापुरुष के तौर पर उनकी पहचान बनाई गई। सबसे पहले कांसीराम और मायावती इस झंडे को लेकर आगे बढ़ते थे और जब बसपा कमज़ोर हुई तो भाजपा ने वो झंडा थाम लिया। अब वो दलितों के वोटों पर अधिकार और उनके लिए योजनाएं, तमाम सारी चीज़ें लाती जा रही है। अंबेडकर के लिए पहले कहते थे यही लोग कि खेते में अंबेडकर, घूरे में अंबेडकर, हर जगह अंबेडकर का खड़ा कर दिए। ये तो मायावती की सरकार की बड़ी आलोचना, अंबेडकर पार्क के निर्माण को लेकर तमाम सारी बातें, दौलत की बेटी, क्या क्या उनको कहा जाता था। लेकिन अब वही अंबेडकर के अनुयायियों को अपने साथ मिलाने के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सब हर कोई चाहता है कि वो लोग हमारे साथ आएँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और एक ज़माना था कि मायावती एक छत्र नेता थी उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर से उनके पास 22% ये माना जाता है एक दलित वोट है उत्तर प्रदेश में, और वो मायावती के साथ है। लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे मायावती को कंगाल कर दिया। उनका वोट बैंक अब 12% के लगभग रह गया 2022 के विधानसभा चुनाव में। वोट खींचा उनके नेताओं को भी खींच लिया। आज ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं, जुगुल किशोर, ब्रिजलाल और जयवीर सिंह, लालजी प्रसाद निर्मल जो अम्बेडकर महासभा चलाते थे, तमाम ऐसे नाम हैं जो बीजेपी में आ गए। तो अब सांसदों की बारी है। आजकल बीएसपी वाले सांसद भी सब, कोई योगी से मिल रहा है, कोई मोदी से मिल रहा है, कोई तारीफ कर रहा है सदन में। तो वही हाल है कि मायावती के सामने पार्टी को बचाने का भी एक बड़ा संकट आ गया और राष्ट्रीय दर्जा को भी, क्योंकि 2014 में उनकी पार्टी अकेले लड़ी थी और उनको सीटें नहीं आई थी लोकसभा की, तो एक बड़ी समस्या है। लेकिन इधर दो नए प्रेमी उभरे, उसमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दलित वोटों के नए प्रेमी बनकर उभर रहे हैं। नौजवान नेता हैं और अखिलेश यादव ने तो एक बाबा साहब वाहिनी भी खड़ी कर दी और आजकल वो स्वामी प्रसाद मौर्य से प्रभावित हैं। अंबेडकर की मूर्ति का वो अनावरण करने भी गए थे। दलित वोट मायावती कहती हैं कि हमें दियो न दियो, लेकिन अखिलेश को न देना, भाजपा को भले दे दो। अब ऐसे में वो भाजपा को वोट अखिलेश यादव कितना पा पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती और एक बड़ी एनालिसिस का काम है, ये कठिन काम है। लेकिन आज भी वो लगे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली पर जाकर वो देश को एक संदेश, राष्ट्र को एक देना चाहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं। मोदी दलितों के लिए जो अपनी सरकार की योजनाएं चलाते हैं उसमें राशन बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसने लोगों का पेट भरा, गरीबों का। डीबीटी स्कीम जिसमें सीधा पैसा आता है खाते में, इसने दलित समाज को बीजेपी की ओर बहुत बड़ी तादाद में मोड़ा है। आप इसको बहुत बड़ा फैक्टर कह सकते हैं। उसमें एक उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास भी है। लेकिन इधर योगी भी जोर लगाए हैं। हर घर में उन्होंने कहा कि हमने दलितों को पानी पीने में जो भेदभाव होता था वो हमने दूर कर दिया, नल से पानी पहुंचा रहे हैं 1 करोड़ लोगों को, आज ही उन्होंने कहा। अंबेडकर का एक लखनऊ में संग्रहालय भी वो योगी सरकार बनवा रही है। तो ये लोग दलितों के यहाँ भोजन भी करने लगे हैं, लेकिन बस ये जाते हैं खाने, अपने यहाँ बुलाते नहीं। ये एक थोड़ा से अंतर है, वो भी होना चाहिए कि भाई अपने घर भी बुलाओ खाने पे दलितों को का बार।
तो ये जो भोज की परंपरा है, दलितों के घरों में पानी है, राशन है, पैसा है, जी वीरेंद्र उनकी जीवन शैली को बदल रहा है। आरक्षण पर भी सवाल आता है कि भाई आरक्षण कब तक, कैसे। कुछ लोग कहते हैं कि वो साजिश है, ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन अंबेडकर इस देश में असली मसीहा है दलितों के, इसमें कोई शक नहीं, और उनको लोग पूजते भी हैं। और भारत में तो देखिए कई सारी समस्याएं रही हैं, उसमें जातिवाद, पाखंड, अंधविश्वास, छुआछूत और अन्याय, गरीबों का शोषण, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही जो हमारे समाज में चलती रही हैं जी। क्योंकि हम आडंबर में इतने घिरे हैं कि हम कहता है कि आदमी जो है वो मुर्दों को पूजता है, जो मर जाता है उसकी पूजा होती है, उनकी अस्थियां पूजी जाती हैं, राख पूजी जाती है, लाशें पूजी जाती हैं। लेकिन हमारे देश में जीवंत लोगों का एक तिरस्कार चलता रहता है हमेशा, उनकी महत्ता कभी नहीं समझी जाती जी। जो गरीब आदमी है, कितनी विडंबना है और दुर्भाग्य है, विरोधाभास है कि जो आदमी अपने पीठ पर 100 किलो के चावल का कट्टा ढो सकता है, वो 100 रुपए किलो का चावल खरीद कर नहीं खा सकता, उसकी जेब में इतने पैसे नहीं हैं, और वो 100 किलो का बोरा पीठ पर ढोता है जी। ये हमारे देश की एक व्यवस्था चली आ रही है और इसमें परिवर्तन की जरूरत है। इसीलिए राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे कि इस देश से जातिवाद और छुआछूत भेदभाव मिटे, हम अगर शास्त्रों से कुछ सीखना चाहें तो, लेकिन उस पर भी लोग अमल नहीं करते हैं। बहरहाल अंबेडकर ने कहा पढ़ो, शिक्षित बनो और अपनी ताकत को पहचानो। एक शायर थे सफदर हाशमी, उन्होंने लिखा है कि काखा गागा को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो और आई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों हैं। पूछो माँ बहनों पर ये बदमाश झपटते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ गटकते क्यों हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमें इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ साक्षी दिवाकर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। साक्षी जी, बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की सरकारें उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर दलित हितों के लिए और दलितों को उनके हक और अधिकार के लिए बहुत कुछ ऐसी उपलब्धियां आपके हिस्से में नहीं हैं, और अगर हैं तो उन्हें आप बताएं। देखिए, ये उपलब्धियां सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही हिस्से में है। अभी बता रहे थे हमारे आरएलडी के प्रवक्ता भाई कि जयंत जी और अखिलेश जी गए हैं मऊ, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि पंच तीरथ को विकसित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो अगली बार वो लंदन भी जाए, दीक्षा भूमि नागपुर भी जाए, महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली भी जाए, चैतन्य भूमि मुंबई भी जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही रहती है, जो भी हमारे महान पुरुष रहे हैं, उन्होंने जो भी हमें शिक्षा दी है उसे हम समाज में फैला सके, उनसे हम सीख ले सके और समाज में सुधार कर सके। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से सरकार बनाई है हमारी, वो उसका हमारा जो ग्राफ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जनता को क्योंकि जो समस्याएं थी उनका समाधान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हो रहा है। क्या ये बात आपको चिंता में डालती है कि समाजवादी पार्टी आजकल बहुत ही एग्रेसिवली दलित समाज के भीतर काम कर रही है? देखिए, जनता ने इन्हें मौका देके देख लिया है। 2012 से 17 के बीच में हमने ये भी देखा था, जो इनका MY फैक्टर जिसको लेके चलते थे ये लोग, आज वो भी इनके साथ MY क्या है, थोड़ा बताएं, मुझे नहीं पता क्या है MY। देखिए, जो मुस्लिम यादव फैक्टर मुस्लिम यादव बल पर ये राजनीति करते थे, वो हमारे MY फैक्टर, मतलब आपको यादवों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? हमें नहीं है, तभी तो वो हमारे साथ आ रहे हैं। कितना खुलकर आप क्यों कह रही है कि मुस्लिम यादव, यादव शब्द से इतनी चिढ़ क्यों हो जाती है? चिढ़ नहीं है, हम ये बता रहे हैं कि आज वो भी हमारे साथ भाई, इसमें बनिया भी जोड़ लेते, पंडित ठाकुर भी जोड़ लेते तो समझ में आता। यादव फोबिया क्यों है आप लोगों को? देखिए, 12 से 17 के बीच क्या गुनाह किया है यादवों ने कि उनको ऐसे आप कैटेगराइज करते हैं? गुनाह नहीं किया है, लेकिन जो उनसे गलती हुई थी समाजवादी पार्टी को मौका देके उन्होंने उसमें सुधार किया है। आज वो यादव समाज से मतलब आप मानती हैं कि गलती हुई पूरी कम्युनिटी से? मुस्लिम समाज हो, नहीं सुन लीजिए, मुस्लिम समाज हो चाहे यादव समाज हो, दोनों ही आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आज जो हमारा MY फैक्टर है, मोदी जी और योगी जी, उसके आगे सारे MY फैक्टर फेल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबको साथ में लेके चला जाता है। यादवों से कोई विशेष प्रॉब्लम आपको? हमें किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। ओके, तो फिर MY फैक्टर वाली बात क्यों करती हैं?
मैं बता रही हूँ जो हमारा MY फैक्टर है वो इस प्रकार का है कि वो सबको साथ लेके चलता है, उसको सब साथ दे रहे हैं। यही कारण है 2017 के बाद 2022 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मौका मिला। ओके डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ये यादव शब्द पर इतना क्यों आपत्ति बीजेपी की तरफ से? मैं देखता हूं कि जब यादवों का नाम सुनते ही मतलब हाई अलर्ट पे सब लोग हो जाते हैं। अब कह रहे हैं MY फैक्टर, हम तो भूल ही गए थे कि ये कोई फैक्टर है, अभी याद आया जब साक्षी ने याद दिलाया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि और आज वो जो तिलमिलाहट है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के चेहरे पे भी दिखाई। आप भी कोई फैक्टर इनके बारे में कहना चाहें? नहीं, हम तो जानते हैं ये सामाजिक है ही नहीं ना। ये 24 घंटे चुनावी मोड पे आते हैं और चुनावी मोड के लिए वो किसी भी मैं भारतीय जनता पार्टी की जो नियत है वो छिपकली जैसे कहता हूं। आप भी तो चुनावी मोड में हैं, तभी तो मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं आपके अध्यक्ष। आपको भी अंबेडकर साहब चुनाव के टाइम ही तो भाई साहब याद आए। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की नियत जो है वो छिपकली जैसे मानता हूँ कि महापुरुषों की तस्वीरों के पीछे छुप के ये राजनीति करते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी बिहार की MLA भागीरथी देवी जी ने कहा कि इस पार्टी में जो एक दलित समाज की थी MLA थी, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी से इस्तीफा देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में रहने से अच्छा आसमान से बहुत ठेस पड़ रही है, मैं वहां रुक नहीं सकती है। यही भारतीय जनता पार्टी थी 2019 में भूमि उपयोग का गलत दिखाकर दिल्ली में रविदास मंदिर को ढहला दिया गया। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने अभी हाल ही के दिनों में दलितों के ऊपर, पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, दलितों की जमीन बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर भी खरीदी जा सकती है। ये है इनका नियम, ये दलितों को उत्थान करने के लिए। नहीं, वो तो जो कर रहे हैं दिख रहा है। आपको इतनी मोहब्बत आजकल हो रही, ये थोड़ा सा मुझे ये भी बात बड़ा सावधान करती है। नहीं, मतलब दलितों को, दलित इस बारे में भी अलर्ट है कि आप इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हो? नहीं, मोहब्बत की बात बहुत साफ, इसमें कोई मोहब्बत और नफरत की बात नहीं है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम चुनाव में जाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी सक्षम है। हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं इस समुदाय को। नहीं, आपको मैं अप्रिशिएट करूंगा, खुलेआम आपने स्वीकार कर लिया कि भैया हम राजनीतिक दल हैं, यहाँ कोई हम धर्मार्थ ट्रस्ट नहीं है। नहीं, क्यों करेंगे? हम आए हैं राजनीति, ठीक बात है, यही मैं कहता हूँ, क्लैरिटी इसी को कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो दलित समुदाय का साथ हमको चाहिए। ओके, और हमको चाहिए, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं उनको। सुरेंद्र राजपूत, मैं एक चीज और बढ़ाना चाहता हूँ, इस राउंड में थोड़ा टाइम कम है। प्रदेश एक सेकंड और। भारतीय जनता पार्टी के मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, खासकर जो प्रवक्ता बैठी हुई है, ये पढ़ते नहीं है, लेकिन एक बार भंवर मेघवंशी जो RSS के लीडर भी थे, पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी है, आप ऐसा ना। नहीं, वो इसीलिए कह रहा हूँ उनसे जरूर पढ़े। मैं एक कार सेवक था, उसकी एक बार आप आत्मकथा कर पढ़ लेंगे, आपको भारतीय जनता पार्टी और दलित के बीच में क्या संबंध है सब समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी, मसला इस बात का है कि बाबा साहब या दलित तब याद आते हैं सबको जब चुनाव नज़दीक आता है, आप देखिए तो। और दूसरा ये MY फैक्टर हम लोग तो भूल ही गए थे, अच्छा हुआ याद आ गया। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा नियत में खोट रही। आप एक चीज़ को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर के आज तक कै दलित अध्यक्ष इन्होंने बनाए या कै महिला अध्यक्ष बनाई, जरा कोई बता दे। कितने चुने हुए अध्यक्ष बने, कितने दलित अध्यक्ष बने? एक दलित अध्यक्ष बना था, उसको भी जेल भेज दिए 1 लाख रुपए घूस दिलवा के। बंगारू लक्ष्मण बने थे, 1 लाख रुपए के एक पत्रकार को दिए, कहने इसको दे आओ जा करके, और उसके बाद उसको जेल भिजवा दिए भाई लोग। ये इनकी असलियत है। कांग्रेस पार्टी से अगर आप देखें तो जगजीवन राम जी से लेकर के आज की डेट में वर्तमान में जो हमारे देश के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो दलित। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी साहब, वो दलित। तो यहाँ पर ना तो ये सामाजिक रूप से देना चाहते हैं, आरक्षण के ये लोग घनघोर विरोधी, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। क्या नाम, मोहन भागवत जी ने भी बहुत ओपन स्टेटमेंट दिया, और सरकारी नौकरियों को लगातार खत्म कर रहे हैं। लगभग 3 लाख पद रेलवे के खत्म कर दिए, 72,000 पद उत्तर प्रदेश के खत्म कर दिए, 64,000 पद जो है उत्तरांचल के खत्म कर दिए, और जिनमें सब में पर भी बात कर लो, किसी तरह नौकरी में सेलेक्ट होके आ गए तो पोस्टिंग नहीं सर वो तो उसके बाद क्लर्क बना के बिठाया जाता है। पहले तो आप ये तो देखिए ना कि दलित प्रमुख सचिव, ADG, DM, SP लगे, सब चेक कर लो सर। मेरी बात वही मैं कह रहा हूं आपसे। बांदा की यूनिवर्सिटी में इस तरीके से आरक्षण खत्म किया कि साहब यूनिवर्सिटी लेवल पे आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण हेड क्या नाम डिपार्टमेंटल हेड वाइज होगा। 13 नियुक्तियां हुई और 13 के 13 सजातीय थे।
मेरी उसी जाति एग्जाम को पास करके मेरी जाति के थे, साक्षी ठाकुर जाति के, दिवाकर तेरे के समाज के तेरे लोग आते इन्होंने हैं तो लेक्चरर लिए। अच्छी पोस्टिंग नहीं, और रोहित के दोस्त समाज के लोग आते हैं तो एक तो से एक टॉप अब पोस्टिंग। इसके आगे भी आप सुन लीजिए, 2014 से लेके आज तक दलित छात्रवृत्ति इन्होंने 1/4 कर दी। जी। दलित छात्रवृत्ति दे नहीं रहे, दलितों को हॉस्टल दे नहीं रहे, दलितों की पढ़ाई की अलग से व्यवस्था कर नहीं रहे। तो मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेना चाहती है। दलित को किसी भी तरीके से, अच्छा हाँ, मंदिरों में प्रवेश, राष्ट्रपति तक को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया रामनाथ कोविंद साहब। यह भारतीय जनता पार्टी के शासन में संभव है, और आप कहते हैं कि बड़ी क्या नाम दलितों की हितैषी पार्टी है। मसला यह है कि ये लोग दलितों का वोट लेना चाहते हैं, दलितों को कुछ देना नहीं चाहते। आखिरी बात ब्यूरोक्रेसी का मुद्दा उठाया, आखिरी बात सिर्फ एक रोहित जी की बात का एक हल्का सा जवाब दे दूं, देना नहीं चाहता था। अरे भाई, हमारी तो अखिल भारतीय पार्टी है, आपकी तो राज्य की पार्टी का भी दर्जा खत्म हो गया है। सोच समझ करके बोला कीजिए, उचित नहीं। वाह वाह सुरेंद्र राजपूत, क्या तगड़ा दाव लगाया। अब देखना रोहित इज्जत कैसे बचाएंगे। भाई पवन जी, आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि आपने ब्यूरोक्रेसी की बात उठाई, अच्छी बात उठाई है, पर जो एक ही एग्ज़ाम होता है, सब क्वालिफाई करके आते हैं। पर रोहित के समाज के लोगों को ज़्यादा अच्छी पोस्ट आ जाती है, या सुरेंद्र जी को समाज को, या जिससे मैं बिलोंग करता हूँ उनको भी अच्छी पोस्टिंग्स आती हैं। इनके साक्षी जी के समाज को नहीं आती ज़्यादा अच्छी पोस्टिंग। नहीं देख, इस पर कोई नहीं बोलता सर। नहीं, पोस्ट देखिए मिलना तो जो आ रहा है मिल रहा है उसको अलग बात, लेकिन आज के समय में जो है, आज के जो हमारे अधिकारी वर्ग, जो बैकलॉग हमारी बढ़ती है, बैकलॉग भर्ती रुकी हुई है, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैकलॉग भर्ती रुकी हुई है, ये बात सत्य है। हमारी जो अधिकारी वर्ग हैं साइडलाइन कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम सेंट्रल में उनके साथ में हैं, महाराष्ट्र में उनके साथ में हैं, और महाराष्ट्र में अच्छे से काम हो रहा है, दलित समाज वहाँ खुश है। मोदी जी ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, ये बात भी सही है, योजनाएं उनकी आई वो भी अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं जो उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ लोगों की समस्या जस की तस खड़ी है। अधिकारी वर्ग वहाँ बैठे हुए हैं जी, दबंग किस्म में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, और सरकार की जन समस्या लोगों की सुनना नहीं चाहते हैं, लोगों से बात करना नहीं चाहते हैं, और ये सरकार का जो है सबसे बड़ा जो है माइनस पॉइंट है। अरे तो अफसर इतना फ्री थोड़ी सर बात करेगा। ब्रजेश भाई, तो फिर इनसे पूछिए, सत्ताधारी दल के हैं ये, इन्होंने सरकारी बैकलॉग कितना इन्होंने भरा है भाई 2014 के बाद? वो तो बेचारे केंद्र में भी, वो महाराष्ट्र साथ में रह भी, के भी उत्तर देखो प्रदेश लड़ में रहे हैं, भी कितनी कितना बड़ी बात बैकलॉग है। भरा है इन्होंने? आप बोल तो रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना बैकलॉग इसमें भर्ती। अधिकारी वर्ग की ब्रजेश बात जी, आ गई। नहीं, बैकलॉग, इसमें थैंक यू। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जिम्मेवार है, देश का प्रधानमंत्री जिम्मेवार ब्रजेश है। जी, हाँ, साक्षी जी आज रुकिए। यहाँ दलितों की बात करने के लिए ये आज डिबेट हो रहा था, लेकिन कितने दलित यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये इन पार्टी की मानसिकता दिखाती है। मतलब दलितों के बारे में बात करने के लिए भी अन्य जाति के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। माननीय साक्षी साक्षर दिवाकर जी, इसके लिए मैं ब्रजेश आपसे मिश्रा कहना जिम्मेवार चाहूंगा है, कि रिपब्लिकन नहीं, सुनिए इसके लिए आपकी सुनिए पार्टी सुनिए सुनिए जिम्मेदार है। सुनिए नहीं, सुनिए नहीं, जात पे मत जाइए, जात पे मत जाइए, देखिए ये लोग समय खराब जात पे मत जाइए। देखिए मुझे आप बोलना आप है। बाबा साहब अम्बेडकर की आज देखिए अजेंडा debate बात wind up करेंगे। नहीं बहुत हुआ मेरे शुक्रिया आप पास। सभी का। रोहित अग्रवाल की बारी है, रोहित की विजय जी देखिए मेरा समय आज वेस्ट मत करवाइएगा। ना पर ये बताओ, ये सुरेंद्र जी, मतलब मुझे तो बड़ा कष्ट हो देखिए, गया इन पे आज मैं जो कहा इन्होंने, बड़ा मतलब आज ब्रिजेश जी देखिए मन व्यथित है मेरा। देखिए मैं ब्रिजेश अब जी इनके जवाब दो। विजय जी देखिए ऐसा है, दलित समाज पे आप डिबेट कर रहे हैं, मैं उस समाज की आवाज उठाना चाहता हूं। देखिए मैं इन पे अपना समय वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए जिस दल के कार्यकर्ताओं की शरीर उस दल में हो, आत्माएं कहीं इधर उधर बगल के दलों में भटकती हो, ऐसे दलों के ऊपर मैं समय नहीं बर्बाद करूंगा, मैं दलित समाज की बात करूंगा। अब देखिए विजय जी, देखिए बिल्कुल साफ सुथरी सी बात है, किसी के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राजनीति का विषय हो सकते हैं, हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर परिवार का विषय है। माननीय जयंत चौधरी जी के सीनियर हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने डॉक्टरेट की डिग्री की थी, और माननीय जयंत चौधरी जी भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आते हैं, उन्होंने एमएससी की थी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे नेता के सीनियर हैं, सबसे पहली बात। इसीलिए उनसे प्रेरणा लेके माननीय जयंत चौधरी जी निरंतर दलितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खोज के लाते हो भाई क्या मतलब? खोज के क्या मतलब ब्रिजेश जी, को मैंने क्रिएट तो किया नहीं है। कांग्रेस से सीखो, देखो पूना पैक्ट है ना। हाँ, अब पूना पैक्ट पे कांग्रेस जो है बता रही है कि हमारी सीखो, थोड़ा सीखो। 1932 में गांधी जी को भी कांग्रेस बता रही है कि गांधी जी के ऊपर भी पूना पैक्ट पकड़ो। अब देखिए 1932 का पूना पैक्ट भी अगर गांधी जी के द्वारा किया गया, पूना पैक्ट भी कांग्रेस गांधी जी को भी अपना पेटेंट बता रही है, तो मैं इनकी मानसिकता को तो
प्रणामी करूंगा। इसके आगे फिर मैं बढ़ता हूं, फिर मैं यही कहूंगा कि इनके ऊपर अपना समय नहीं वेस्ट दर्जा करूंगा खो मैं। दिया और वो राष्ट्रीय पार्टी है, अरे आपके विजय पास खड़े होने को ऐसी जगह पार्टी नहीं का है। मैं क्या और करूं जो नेशनल अपने पार्टी नेता को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, जो अपने नेता को डिफेंड नहीं कर पा रहा है। उसके नेता की सांसदी चली गई, उसके बाद वो उसको डिफेंड करने के लिए सड़कों पे नहीं उतर पा रहा है, जेल नहीं भर पा रहा है। जिस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने देश को आजाद करवाने में अहम भूमिका निभाई, आज वो अरे अपने सब नेता के साथ चाहते नहीं खड़ा हो जेल पा चले रहा, जाएं। अपने नेता के लिए नहीं लड़ जेल पा चले रहा। जाएं, सब जेल चले जाएं। तो विजय जी क्या खाली ऐसी कमरे में बैठने के लिए राजनीति करने के लिए आए हैं क्या? ये कहाँ? देखिए मैं फिर इतनी गर्मी पड़ रही है, दलितों की कैसी बात हो रही फालतू है, बात कर रहे हो? दलितों के मुद्दे पे कौन बात जेल हो रही है, जाएगा मैं इस पे इसमें? समय नहीं बर्बाद करूंगा। थैंक यू। नहीं विजय जी, मुझे अब देखिए भैया- आप बर्बाद करवा दिया आपने मेरा समय। अच्छा, मैं पहले कह रहा था कि देखिए माननीय जयंत चौधरी जी ने बोलो, अपने 10 सारे सेकंड। विधायकों को निर्देश दिया है कि अपनी निधि का 35% दलितों के लिए खर्च करेंगे। वो ये राष्ट्रीय लोकदल की नियत है ये सब दलित पहले समाज के बोला लिए। करो, लास्ट में बोलते हो ये सब। नहीं ब्रिजेश जी, मैं तो शुरू से बोलने की बहुत कोशिश कर बहुत रहा था। शुक्रिया। टाइम परंतु वेस्ट समस्या न ये है किया कि करो, आप मुझे देखो कांग्रेस की तरफ खींचते वेस्ट जाते न थे। किया करो टाइम को। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप सबने अपनी अपनी राय और विमर्श इस चर्चा में रखा। बहन भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।